जोड़ते हुए मैं पहले ये कहूंगा कि आपने जो पुस्तकें लिखी हैं और जिनका आपने हिंदी में रूपांतरण किया है उसका जिक्र करके फिर आप हिंदी भाषा पर जो बात करना चाहते हैं वो आप करिए प्लीज। देखिए सर, जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर गया जी, रेडियो छोड़ने के बाद जी, तब जर्नलिज्म में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर लिया था। हाँ, और उसके बाद मैंने हिंदी में एमए वहाँ ज्वाइन किया। ओके, उसके साथ साथ जर्नलिज्म करना उस लिहाज से मेरी भी मजबूरी थी क्योंकि घर परिवार से पैसा लेने की स्थिति मेरे पास भी नहीं थी। जी जी, और लगातार मेरे पास हालांकि दो एवेन्यू थे, एक ऑल इंडिया रेडियो था जी, और वहां से भी मुझे काम मिलता था जी, और दूसरा जर्नलिज्म था। तो उन दिनों कर्पूर चंद्र कुलिश होते थे जो मालिक कम एडिटर होते थे राजस्थान पत्रिका के, तो उनके साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। तो वहां पे मेनली होता ये था क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल होती थी और उसमें एक अंडरस्टैंडिंग हमारी उनके साथ थी कि बहुत सारी सामग्री तो बहुत मिलती है, बहुत सारी सामग्री लगभग नहीं मिलती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि संस्मरण नहीं लिखे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो नहीं लिखे जाते। तो उन्होंने हमें बताया कि बच्चों का जो परिशिष्ट है, बच्चों की कहानियां नहीं मिलती, बच्चों की कविताएं नहीं मिलती हैं। तो मेनली अगर आप बच्चों पर फोकस रखें तो हम उन्हें रेगुलर छापेंगे और आपको रेगुलर पैसा मिलेगा। सेकेंडली कुछ लोगों के आप इंटरव्यूज कीजिए। तो मुझे याद है 1982 में अमृता प्रीतम जी को जिस दिन डिक्लेयर हुआ, मैंने एक मैगजीन में भी आपका ये इंटरव्यू देखा, तो डिक्लेयर हुआ तो उसी दिन कर्पूर चंद्र कुलिश जी ने मुझसे शाम को कहा कि अमृता जी को जानते हो? मैंने कहा हाँ, मैं तो बचपन में कई बार उनके घर के चक्कर लगाता रहा हूँ। तो आप ऐसा करो, आप चले जाइए दिल्ली और आप जाके उनसे इंटरव्यू कर लेंगे। जी, तो उनका इंटरव्यू मैंने किया जो राजस्थान पत्रिका में छपा। उसके बाद उस तरह के कई सारे काम मैंने किए जो बेसिकली रोजी रोटी से जुड़े हुए काम आप उन्हें कह सकते हैं। बेसिकली मैं चाहता ये था, वहीं मैंने अपना एमए करने के बाद एमफिल किया, डॉक्टरेट भी शुरू किया। लेकिन अब अगर आप बात पूछ रहे तो खुल के बताऊं, स्थिति ये होती थी वहां पे, आप जानते होंगे हमारे प्रोफेसर एंड हेड होते थे डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय, जो घोर कट्टर मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं हिंदी में। और मुश्किल ये थी कि उन दिनों हमारे यहाँ जो वैकेंसी यूनिवर्सिटी में निकली, पहली बार ऐसा हुआ कि जब यूनिवर्सिटी के लोगों को छोड़कर जेएनयू से लोगों को नौकरियां दी गई। तो एक मैसेज वहां पे क्लियर ये जा रहा था कि आप यहाँ पे डॉक्टरेट करते रहिए या ना करते रहिए। अब क्योंकि कनेक्शन ये था, उन्हें वाइस चांसलर बनना था और पूरी वाम लॉबी ही उस समय काम कर रही थी। तो हमने इस रास्ता ट्रैक किया कि अब क्या किया जाए। ऐसे में एक बार हमने आईएएस का एग्जाम दिया, इसमें फेल हो गए। तो उस जमाने में क्या होता था, जब आप आईएएस की तैयारी करते थे तो आप ये मानते थे कि आप बैंक की परीक्षा में बैठ जाइए, बैंक ऑफिसर में वो तो निकल ही जाएगा। वही हुआ भी एग्जैक्टली। तो इस तरीके से साइड ट्रैक रहा ये। लेकिन बैंक में जाकर भी मैंने अपनी गतिविधियों को बंद नहीं किया। 1983 में जब बैंक की नौकरी ज्वाइन नहीं की थी, मेरा पहला उपन्यास आ गया था। और मजे की बात ये थी कि वो उपन्यास तुरंत हाथों हाथ पंचशील प्रकाशन होता था जयपुर में, वहां से छप भी गया था। उसके बाद बैंक में आने के बाद एक ऐसा फेज बीच में गया जिन दिनों मैंने सिर्फ बैंक में काम किया। और आपने उपन्यास का नाम नहीं बताया? मुट्ठी भर लड़ाई उस उपन्यास का नाम था। और उसके बाद फिर बहुत लंबे अरसे तक काम नहीं हुआ। सन 2000 के आसपास में कलकत्ते में था और उन दिनों कलकत्ते में एक प्लानिंग हुई कि सिर्फ कविता की पत्रिका शुरू की जाए। तो काव्यम के नाम से एक पत्रिका हम लोगों ने वहां से आरंभ की। उसमें रेगुलर स्तंभ था अनुवाद का। हालांकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था इनिशियली जब ये कहा गया कि इसमें हम 4 पेज अनुवाद के जाएंगे और वो विश्व स्तर का अनुवाद होगा, वो अनुवाद आप देंगे। तो मुझे मुश्किल लग रही थी। लेकिन होता ये है कि जब कोई काम आपके जिम्मे लगा दिया जाता है तो आप उसको करते हैं लगातार। फिर मैंने विदेश में जो कवि हैं उनसे बाकायदा मेल भेजे, उनकी कविताएं मंगाई और मेरी सन 2004 में कनाडा के कवियों को लेकर एक अनुवाद की पुस्तक, पहली पुस्तक छपी, कविता देशांतर कनाडा के नाम से। उसके बाद फिर भी बीच में गैप गया। गैप इसलिए गया कि मुझे लगा कि अब नौकरी तो करनी है और आप समझ सकते हैं कि बैंकिंग की नौकरी एक तरह का सकिंग जॉब है। सुबह 8 बजे से लेके घर आने का कोई समय नहीं है, 8-9 बज ही जाते थे। उसके बाद जब 2013 में मैं बैंक गया और मुझे लगा कि अब रिटायरमेंट में 5 साल बचते हैं तो क्या किया जाए, वहां एक अच्छी बात ये हुई कि मेरी पोस्टिंग जो हुई
मैं वहाँ इंचार्ज था राजभाषा, पब्लिक रिलेशंस, ये सारी की सारी चीजें मुझे दे दी गई। ये सारे डिपार्टमेंट मेरे अंडर थे। रोज पार्लियामेंट्री कमेटीज आती थी, साहित्यकारों से सबसे मिलना जुलना हुआ और फिर से मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया। 2015 में मेरी पहली कविता की किताब आई सुनो वाल्मीकि, जिसे हरियाणा साहित्य अकेडमी का पुरस्कार 2015 का मिला जी। उसके बाद तो फिर शुरुआत हो गई। अब तो लगभग 8 पुस्तकें कविता की हैं, राम पर एक पूरा खंड काव्य है, 4 उपन्यास हैं और अनुवाद तो लगभग 10-15 किताबें होंगी। मैंने पेंगुइन के लिए अनुवाद किया, गोपाल दास का किया, रुचिर शर्मा का किया, रॉयल कॉलिंस से मैंने बहुत सारी किताबों का अनुवाद किया। अब तो इतना काम हो गया है, सब आप लोगों का आशीर्वाद और आपकी कृपा से। तो श्रोताओं, आपने देखा कि दोनों विद्वान जो हमारे सम्मुख बैठे हैं वो किस तरह से मौलिक रूप से हिंदी के प्रति अपना आत्मिक रुझान रखते हैं। अब मैं ऋषि साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हिंदी के संबंध में जो बात शुरू करना चाह रहे थे, अब आप शुरू करें। डॉक्टर साहब, बात यही है, आज सुबह सुबह आपने देखा होगा फेसबुक पर जगह जगह हिंदी दिवस पर बहुत सारी पोस्ट लोग लगा रहे हैं। यस। तो कई लोगों ने कहा आप कुछ नहीं लिखेंगे क्या? हाँ। तो मैंने कुछ लिखने की बजाय हरिशंकर परसाई जी की एक सूक्ति है, अच्छा, उसका मैंने इस्तेमाल किया। उसने उसमें परसाई जी ने कहा कि हिंदी दिवस एक ऐसा दिवस है जिस दिन हिंदी भाषा भाषी हिंदी भाषा भाषियों से अनुरोध करते हैं कि आप कृपया हिंदी बोलिए और हिंदी वो व्हाट ए ट्रेजेडी। और चूंकि एक पब्लिक सेक्टर में मैंने काम किया, हाँ। और मैंने देखा कि होता ये था कि वहां भी सरकार के कानून कायदे थे कि आपको हिंदी में काम करना है। हाँ। कोई भी इंस्ट्रक्शन सर्कुलर लेटर्स हैं वो सारे बाइलिंगुअली होंगे, लेकिन सचमुच में कुछ नहीं होता था। हाँ। पार्लियामेंट्री कमेटियां आती थी, उनको दिखाने के लिए बहुत कुछ चीजें तैयार हो जाती थी। हाँ। बड़े अच्छे उपहारों के साथ, बड़े अच्छी सेवा के साथ वो लोग लौट जाते थे। हाँ। और स्थिति वहीं की वहीं रहती थी। मेरे मन में एक सवाल ये है, आप भी विद्वान हैं और आप भी लोग से जुड़े हैं जी। सवाल ये है कि क्या हम हिंदी दिवस मनाकर और बार बार इस सवाल को उठाकर कि हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित कीजिए, क्या हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं? ठीक। मैं डॉक्टर साहब आप ही से बात करूंगा। अच्छा जी, मैं शिश जी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस कटाक्ष के भी मैं पक्ष में हूं जो पारसाई जी ने कहा, लेकिन मैं ये देख रहा हूं और आप सर इस बात का अनुमोदन करिए, आजकल जितने भी हिंदी के बेहतरीन समाचार पत्र हैं, चाहे वो नवभारत टाइम्स है, चाहे वो दैनिक जागरण है, इवन सत्ता है या भास्कर है, इनमें एक परिवर्तन देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा कि जहां पर ऐसे शब्द आते हैं जिनका हिंदी में कोई बहुत बेहतरीन रूपांतरण शब्द नहीं मिल रहा, वो अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में लिख रहे हैं। मेरा ये मानना है, मेरी निजी राय हो सकती है कि धीरे धीरे जब हम एप्रोप्रिएट हिंदी का शब्द ढूंढ लेंगे, तब तक इस तरह के प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है। कारण ये है, मोटे तौर पर आप हिंदी में लिख रहे हैं, एक आध शब्द ऐसा है जिसको अगर आपको अंग्रेजी में लिखना पड़ रहा है, और सच्चाई ये है अंग्रेजी के ये वो शब्द हैं जो हमारी बोलचाल भाषा में इतने प्रयोग होने लग रहे हैं कि हमें लगता है कि वो हिंदी का ही हिस्सा है। तो मेरे को ये लग रहा है कि हिंदी का इस ढंग से जो प्रयोग है, जिसको लोग इंग्लिश का नाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें प्रमुख भाषा तो हिंदी ही चल रही है, एक आध शब्द उसमें इंग्लिश का डाला जाता है ताकि सारी बात की जो लयबद्धता है अर्थों के हिसाब से वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैं ये समझता हूँ ये एक हेल्दी डेवलपमेंट है जिसको हमें खुले दिमाग से स्वीकार करना चाहिए। कृपया आप बताने का कष्ट करें। अब मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदी में
तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग होना चाहिए, हम्म, जो संस्कृत निष्ठ शब्द है। हाँ, मेरी ये मान्यता है कि जब हमारी राजभाषा घोषित हुई हिंदी, जी, तो कई आयोग बने थे। यस, शब्द आयोग बने, शब्दों के लिए अलग, विज्ञान शब्दावली का का, अलग, हाँ, शब्दावली आयोग और कानून के अलग। हाँ, तो वो दुर्भाग्य से ऐसे शब्द बना दिए गए यस, जैसे रेल के लिए हाँ, लोपथगामिनी, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा शब्द कभी नहीं बना, ये महज एक मजाक है। मगर मजाक भी कर दे, मगर ऐसे शब्द है, ये नहीं होगा हाँ, है, मगर ये मजाक के रूप में लगता है। ऐसे शब्द हाँ, घड़े गए हैं, यस, घड़े गए हैं, हाँ, धूमर दंडिका, हाँ, और ये ऐसे ये मजाक में कहते ये हैं। सारा मजाक है। मगर ऐसे शब्द आप ये तो मजाक के रूप में कहते हैं, मगर आप पढ़ के देखो तो वो शब्द आपको लगेंगे इससे तो अंग्रेजी अच्छी है। हाँ, वो हास्यास्पद सा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए हाँ। ए पर ग्राम में लिखा, हाँ, ऐसे एग्जैक्टली, ऐसे कठिनतम आप देखो ना, इस तरह के अनुवाद आपने शब्दावली में कर दिए। Yes. ऐसे शब्दों को चला पाना तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए फिर लोग सोचते हैं कि ये तो अंग्रेजी अच्छी है। मेरी ये मान्यता है कि भाषा तो बेतानीर है, यस, वो उसको रोका नहीं जा सकता। उसमें कौन से शब्द आएंगे, कहाँ से आएंगे। अंग्रेजी में भी तो ऐसे ही है। अंग्रेजी में कितनी भाषाओं के शब्द हैं, हिंदी के कितने हाँ। सारे शब्द हैं, बिल्कुल, हमारे कितने संस्कृत चारपाई, हाँ, हुक्का, हाँ। लाठी, ये सारे बहुत सारे हर साल बढ़ते जाते जंगल, हैं। बहुत सारे बहुत शब्द यही बहुत हैं। है। तो इसलिए हिंदी में भी हमें अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले जब तकनीकी शब्द है, हाँ, अब तकनीक, पहले तो हमारे यहाँ थी नहीं तकनीक, अब तकनीक आ गई, हाँ। तो अब क्या करोगे। अब मोबाइल को अच्छी बात है, Yes. अब इसके लिए कोई और शब्द चल भास और कुछ करोगे तो वो इतना कठिन सा शब्द हो जाएगा, आम आदमी में सहज रूप से स्वीकार्य नहीं होगा। हो सकता है कि बाद में जाकर धीरे धीरे लोग स्वीकार करने लग जाएं, जैसे यूनिवर्सिटी शब्द था, Yes. विश्वविद्यालय अब स्वीकृत हो गया। एग्जैक्टली, तो हमें शब्दों को कहीं जबरदस्ती हिंदी में ना थोपना चाहिए Exactly. और ना निकालना चाहिए। जो शब्द आए हाँ। उनका हम आत्मसात प्रवाह कर लें, में जो एक्सेप्ट हो जाए, हाँ, और बिल्कुल। उसको आत्मसात कर लें। Yes. अब कुछ लोगों ने तो ये मुहिम चला रखी है कि हिंदी में उर्दू के शब्द नहीं आने चाहिए। ये अब तो ये अभी मुहिम चल बड़ी रही- लेटेस्ट सी है, अब चल रही है। और बड़ी मूर्खतापूर्ण, चल रही है ये, बड़ी मूर्खतापूर्ण और वो बात है। कहते हैं उर्दू के शब्दों का बहिष्कार करो। हाँ, अब किस किस का बहिष्कार करो। एग्जैक्टली, हिंदी में तो आपको पंजाबी के शब्द घुल मिल गए, Yes. हरियाणवी के मिल गए, कितनी भाषाओं के मिल गए, मिलने दो। बिल्कुल ठीक। और मिलकर वो चल रही है, एक नदी है, Yes. उसमें छोटी छोटी नदियां, धाराएं मिलती जाएंगी, बिल्कुल। और वो अपना धीरे धीरे शब्द को अपने अनुकूल डाल लेंगे। Yes. अब लालटेन को हमने अपना लिया, हाँ। रेल को अपना भाई लिया, आपने रिक्शा को अपनाया, रिक्शा को अपना जापानी लिया। शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं, उनको बहुत सारे अपनाने शब्द वर्ष हैं क्या है। जो बाहर से आए हैं, Yes. और हमने भारतीय भाषाओं से भी शब्द लिए हैं, हाँ, बहुत लेने चाहिए, लेने भी चाहिए। लेने भी चाहिए। मैं तो ये जोड़ना चाहूंगा, देखिए अब जो नया लेखन हो रहा है, जी। आप अगर मैं अपने लेखन की बात करूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशन जो का त्यों देवनागरी में लिख देता हूं। जी। This is what I mentioned. क्योंकि मुझे पता है हाँ। ऑब्जर्वेशन के लिए मैं कोई पर्यवेक्षण, हाँ, निरीक्षण हाँ। या कोई इस तरह का शब्द लेके आऊंगा तो वो शायद मेरी बात को कन्वे नहीं कर पाएगा। अभी मैं कन्वे इस्तेमाल कर रहा हूँ, जी। संप्रेषण नहीं हो पाता। Yes. संप्रेषण नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में व्यक्ति को खुले होने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक बात का मैं विरोधी हूँ जो मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा। हो ही रहा है, कुछ अखबार बड़े खराब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अंग्रेजी के शब्दों के बहुत सारे शब्दों को रोमन में लिख रहे हैं। वो गलत प्रक्रिया है। आप शब्दों को स्वीकार, जैसे बैंक है, बैंक कौन सा हिंदी का शब्द है, आपने बैंक स्वीकार किया, काउंटर किया, आपने टेबल किया, आपने चेयर किया, लेकिन आप इन सारे शब्दों को लिखते, रेडियो आपने किया, इन सारे शब्दों को आप लिखते हैं देवनागरी में। Yes. आप शब्दों को किसी भी भाषा से कहीं से भी स्वीकार कर लीजिए, लेकिन उनका रूपांतरण अपनी भाषा में कर लीजिए। लिपि यही हो। Yes. लिपि यही रहेगी। इस बात को समझना चाहिए। अब जैसे नवभारत टाइम्स की मैं बात करूं, एनबीटी अंग्रेजी में आप लिख के आगे लिखना चाहते हैं, व्हाट इज दिस? ये कोई समझदारी की बात नहीं है, ये मानसिक दिवालीपन की बात है। और जो शब्द हमें उपलब्ध हैं, हाँ, उनके स्थान पर हम अंग्रेजी के प्रयोग करेंगे, वो ठीक नहीं। वो ठीक नहीं है। उपलब्ध नहीं है Yes. और सहज रूप से हम कर रहे हैं, तो कोई बात और देखिए, उर्दू की जहां तक आपने बात की,
ये तो एक रिजीम है, कुछ लोगों का दकियानूस निकाल रहे हैं सोच है। आजकल, चल मैं रहा है। आपको बताऊं, मेरे घर में मेरे दादाजी तो हिंदी ही नहीं जानते थे, वो तो उर्दू के माध्यम से पढ़े। जो लोग आप तो जानते जी। हैं, हमारे बाप दादे जो पढ़े हैं उन उर्दू सब उर्दू में उर्दू पढ़ी है। उर्दू में तो पढ़ी। आज आप हमें अगर ये समझाएंगे कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, अब मेरे मुंह से तो जरा कुछ जरा ही निकलेगा, अब मैं इसमें किंतु परंतु मैं ला ही नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है। तो ये इन सब बातों से इतना दकियानूस हमें नहीं होना चाहिए। नहीं अगर होना। हम हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो Yes. खुले मन से हम खुले बढ़ाने मन की से। जरूरत है। जी। तो साथियों, आज की इस वार्ता से जो निष्कर्ष निकला है वो मैं समझता हूं आप सबको स्पष्ट है कि भाषा वो माध्यम है जो जितना गतिमान रहेगा, जितना चलायमान रहेगा, उतना उसकी अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक सुगंध, अपनी एक वकार बनेगा। तो हमें खुल के जितने भी शब्द जो हमारे इर्द गिर्द हैं, आम फहम है, चल रहे हैं, प्रचलन में है, उनको चुन के अपनी भाषा में उनको समावेश करना चाहिए, ताकि हमारा जो भाषा का माध्यम है कि हमने अपनी बात को कन्वे करना है, संप्रेषित करना है, उसमें कोई रुकावट महसूस ना हो। और हिंदी मूलतः बहुत सशक्त भाषा है, जी। उसका प्रयोग उचित ढंग से किया जाए, उचित स्थान पे किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत ही लाभदायक बात है। और हम तीनों मिलके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हिंदी भाषा अपने आप में बहुत सशक्त भाषा है। जरूरत सिर्फ उसको बदलते परिवेश में बदल के अपने ढंग से प्रस्तुत करने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ आप दोनों विद्वानों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और आपने आज के इस मौके पर अपनी बात को रखा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।